जैसे नाज़ी सैल्यूट है जो कि यूरोप में फासिस्ट सोच को झलकाता था, ये उससे इंस्पायर्ड। कि क्या है कि जैसे गणवेश में जब रहते हैं, अदरवाइज तो हम ऐसा ही नमस्कार करते हैं यहाँ से हृदय से। नहीं, पर जैसे संघ के लोग उससे मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मिलते हैं। जब संघ में क्योंकि संघ में गणवेश में दंड होता है ना, तो दंड के समय एक हाथ तो एंगेज रहता है। नहीं, पर जो कई सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं जो कि संघ पे किताबें लिख चुके हैं, वो कहते हैं कि कई सारी जो सोच है, कई सारे जो लोग जो अर्थ, देखिए ऐसा है, संघ इस बहुत ही ओरिजिनल तरीके से बना। डॉक्टर जी का सोच जो था कि यहाँ अपने देश में अगर इतने आक्रमण हुए, हम लोग विदेशी रास्ता में रहे, तो उसका मूल कारण है हमारे यहाँ की अपनी जो लोगों की कमजोरी कुछ ना कुछ समाज में आई है, उसको स्थिर करना। इंटरनेशनल स्कॉलर जो कि संघ पे काम करते हैं वो आरोप लगाते हैं कि संघ के जो संस्थापक थे, जो कोर टीम थी, उसकी कई सारी जो वर्ल्ड व्यूज और बिलीफ्स हैं वो यूरोपियन नेशनलिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट फासिस्ट इस सोच से उत्पन्न होती है। देखिए, दो उसमें बहुत अंतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक राष्ट्रीय, इसलिए शब्दों को भी गलत तरीके से हो जाता है वो कंपैरिजन जब करते हैं राष्ट्र और नेशन या नेशनल। ये वहाँ नेशन का मतलब हुआ कि आप इस तरीके से अपने को इकट्ठा करो और फिर उस पावर को कैसे उपयोग करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये है ही है, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए ही है ये वसुधैव कुटुंबकम। तो इसकी एक ओरिजिनलिटी, यहाँ जितने भी चक्रवर्ती सम्राट बने उनका भी उद्देश्य वही था। तो आप कहेंगे केवल कोइंसिडेंस है कि ये नाज़ी सैल्यूट या किसी चीज़ से मेल खाता है? ये तो सिंपल है, गणवेश दंड होता है और इसलिए एक हाथ होता है, इसलिए ऐसा परिणाम तो आड़ लगेगा ना, इसलिए ऐसा कर दिया, सिंपल है। ये तो सिंबॉलिक चीज़ें हैं मतलब। तो आप कहते हैं कि इसमें ज़्यादा तुल नहीं देनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं, यूरोपियन जो फासिस्ट सोच थी उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। तो ये आपका कमरा है? जी आइए। जब भी मेरी संघ के किसी शख्स से मुलाकात होती है, मुझे हमेशा ये देख के लगता है कि जितना भी सीनियर अधिकारी क्यों ना हो, वो रहता ही बड़े सिंपल कंडीशंस में ही है। सब लोग एक साथ रहते हैं, रोज़ मिलते हैं, शाखा में आते हैं, मिलना जुलना होता रहता है, तो और कैंप्स लगते हैं तो उसमें भी साथ में रहते हैं, तो वो आदत में आ गया है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, इंटरनलाइज हो जाता है। नहीं, पर ये भी तो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स। जैसे ही सत्ता आती है वैसे वैसे जितने भी इंट्रैपमेंट्स होते हैं पावर के, उसके इर्द गिर्द लोग भागते हैं। ऐसा है कि ये तो हमेशा ही व्यक्ति के पास सुविधाएं जब आने लगती है तो उसको ध्यान तो रखना ही पड़ता है। चारक तो छोड़ दीजिए, बाकी स्वयंसेवक के लाइफ में तो चेंज होते रहते हैं ना। वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शॉर्ट बिजनेस नौकरी कर रहा है, तो चेंज होता है उनका लाइफ में। इससे कैसे संघ डील कर रहा है? क्योंकि जैसे अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग संघ के प्रचारकों के पास, स्वयंसेवकों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी ट्रांसफ़र, मेरी पोस्टिंग, आप किसी मिनिस्टर से बात करो, किसी ऑफिशियल से बात करो, तो बड़ा प्रेशर डलता है। और कई स्टेट्स में ऐसा खबरें भी आ रही है कि ऐसा हो भी रहा है। जैसे बीजेपी या जो सत्ता में लोग होते हैं, लोक प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों के पास ही लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का पब्लिसिटी ये नहीं है कि हम लोग रोज़ कुछ करते हैं, पॉलिटिकली रोज़ एक्टिव नहीं है, तो हम लोग किसी को एडवाइस कर सकते हैं, भैया ये अच्छा आदमी है, इसको विचार करो। हमारी डेमोक्रेसी में जितने भी लोक प्रतिनिधि है वो लोगों को बुलाते भी है, उनके यहाँ हर जगह दरबार लगते हैं। पर जिसको आप एडवाइस कह रहे हैं वो तो जैसे अगर संघ के किसी प्रचारक के पास से आया, किसी मिनिस्टर के पास या कुछ, तो वो तो एकदम फिर फाइनल डिक्टेट सा हो गया ना। लोक प्रतिनिधि जो स्थानीय रहते हैं उनके पास लोग जाते हैं, वो बहुत पॉपुलर होते हैं। जैसे आज यहीं आप लोग देख लीजिए, दिल्ली में भी देख लीजिए, या कोई मिनिस्टर देख लीजिए, आजकल तो चीफ मिनिस्टर भी अपने दरबार लगाते हैं कि भाई आप आ जाओ। फिर आजकल वेबसाइट्स भी हैं, लोग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है। और पॉलिटिकल एक कॉम्बिनेशन भी रहता है लोगों का, अपने पास उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई व्यक्ति आता है तो उसको डील भी करते हैं लोग। सुनील अंबेडकर जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे संघ के भविष्य के प्लान्स के बारे में। आपने अपनी किताब में उल्लेख किया है संघ के स्थापना के बारे में, संघ के वर्तमान के बारे में। संघ के भविष्य को आप वर्तमान से भिन्न कैसे देखते हैं? तो संघ का जो व्याप बढ़ता जा रहा है, तो और भी बहुत सारे नए काम भी प्रारंभ होंगे। जैसे अभी पर्यावरण में काम शुरू हो रहा है, तो मतलब जीवन के जितने भी ऐसे काम हो सकते हैं उन सब में संघ स्वयंसेवक, नमस्ते, संघ स्वयंसेवक जो है वो काम करते हुए दिखेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी तक तो ये था कि संघ कोई इनिशिएटिव शुरू करेगा
और वो काम चलेगा। अभी नया जो होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। संघ को सिर्फ हिंदू समाज की चिंता क्यों है? ऐसा क्यों है कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, जो आपकी सोच है, पूरे इंडिया के समाज को बेटर क्यों नहीं करना? आपको सिर्फ अभी भी हिंदू के समाज को बेटर करना है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और भी अलग अलग तरीके कोई भी हो, जब सोचते तो पूरा सोचते हो, तो हिंदुस्तान के पूरे दुनिया के बारे में सोचते हैं संघ भी। अब मुद्दा ये है कि स्वाभाविक रूप से जो स्वयं को आज हिंदू कहते हैं, हम तो सभी को हिंदू मानते हैं क्योंकि सभी के एंसेस्टर हिंदू ही है, इसलिए सभी हिंदू है। पूजा पद्धति तो अलग अलग समय पर रहती है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप ये कहते हैं कि आप सबको हिंदू मानते हैं, जो हिंदू नहीं है वो तो इसको ठीक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं आप कौन हो हमें हिंदू मानने वाले, हमारा अपना धर्म है, हमारी अपनी सोच है। बिल्कुल। देखो, जो लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको इससे भय होता है, क्योंकि सब दुनिया में लोग जान रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो अपनी अच्छे से यहाँ अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। हिंदुस्तान में तो जूस आए, पारसीज आए, ये कुछ संघ के पहले से परंपरा आई है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ के जो मुस्लिम है वो तो यहीं के हैं 99%, कोई एक आध होंगे जो बाहर से आए होंगे, बाकी तो यहीं के लोग हैं, सब इसी मिट्टी के हैं। ये जन्म स्थान है डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार का। एक तरीके से संघ की स्थापना इसी बेहद ऐतिहासिक घर में हुई। बिल्कुल, ये वही घर है जहाँ डॉक्टर जी खुद और उनके भाइयों के साथ रहते थे, और ये ऊपर का जो कमरा है इसी में संघ की पहली बैठक हुई थी। आप ही की किताब में मैं पढ़ रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाने में एक बड़ी जो सोच थी डॉक्टर हेगडेवार की, वो ये थी कि हिंदू समाज में जो कल्ट है, एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। उनको लग रहा था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब वो जेल चले गए तो उनकी जो पूरी मूवमेंट एक तरीके से चरमरा जाती थी, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहते थे। उनका ये था कि भाई समाज अपने आप में लीड ले, समाज के अंदर जो कमज़ोरी हो गई है या एकता की कमज़ोरी हो गई है, तो जो बिखराव है उसको ठीक करना चाहते थे वो, ताकि एक होकर पूरा समाज एक साथ चले। तो उनको लगा कि ये एक लाइफ टाइम का काम नहीं है, इसको एक, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हुआ है तो एक लंबा समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं फिर संघ की स्थापना हुई कि कल्ट के खिलाफ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक बड़ी मूवमेंट तैयार की जाए, ताकि कोई भी एक जो आइडिया है, एक मूवमेंट है, वो किसी एक आदमी की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द आके खड़ा ना हो जाए। संघ किसी पर्सनैलिटी के या ऐसा विरोध में नहीं था, लेकिन समय समय पे की एक बात होती है, तो ये किसी के खिलाफ नहीं था, मतलब किसी इस व्यवस्था के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। उनको जो पिन पॉइंट लगा कि समाज को केवल मतलब खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद भी आगे आना चाहिए, आपके अंदर भी वो क्षमता है और आपकी भी जिम्मेदारी है। आज की जो बीजेपी है, आज के देश को देखकर लोग कहेंगे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का एक तरीके से कल्ट है, और अगर आपका ओरिजिनल आइडिया ये था कि कल्ट नहीं होना चाहिए, घूम फिर के आप उसी आइडिया पे आ गए जिसके खिलाफ में शुरुआत में संघ था। जहाँ तक संघ की बात है तो संघ में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और जहाँ तक राजनीति की बात है तो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारी हर पार्टी का अपना एक नेता होता है, एक का प्रधानमंत्री होता है, और उसकी वहाँ पर वो निश्चित रूप से केंद्र में होता है, तो उसकी अपने नेता के बारे में लोग सोचते हैं, उसको देखकर लोग देखते हैं कि भाई कैसे किस तरह से उस गवर्नमेंट काम करेगी, तो एक 5-5 साल के लोग उसको देते हैं। अगर कुछ लोग कहें कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी संघ से बड़े हो गए हैं, तो वो अपने आप में देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन बड़ा है, मोदी जी की संघ? नहीं, ऐसा तो कंपैरिजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में है, संघ सामाजिक क्षेत्र में है। मुझे लगता है ये इस फ्रेमवर्क में ऐसा कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। मतलब संघ से लोग अपने अंदर गुण सीखते हैं, संघ से प्रेरित होते हैं कि देश के लिए कुछ सेवा करें, देश के लिए कुछ काम करें और अच्छे तरीके से करें। लेकिन जब वो शासन में जाते हैं तो शासन का अपना एक तंत्र है, उसकी व्यवस्था है, उसके कायदे कानून हैं, तो उस पद्धति से वो काम करते हैं उसमें, और उनको इलेक्शन में भी जाना होता है। वो पूरी जनता से उनका सीधे तौर पर लोकतांत्रिक जो हमारा सेटअप है उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है। अम्बेडकर जी, संघ को लेकर एक और जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि आपकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो मतलब आपके सहकार्यवाह वगैरह हैं, वो सारे के सारे अपर कास्ट, लार्जली ब्राह्मणिकल हैं।
संघ बोलता है कि सारा समाज एक है, कोई जात नहीं है, ये वो, लेकिन देखा जाए तो अभी भी जो चार्ज लगता था कि ये नागपुर के अपर क्लास ब्राह्मण्स का एक क्लब है, जहाँ तक कम से कम आपकी एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहाँ पर तो लगता है कि डिसीजन मेकर्स अभी भी सारे हाई कास्ट के ही हैं, मतलब सारे के सारे ऊंची जातियों से ही आते हैं। संघ के देखिए, संघ का ऐसा है, संघ ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहा है। जैसे संघ शुरू हुआ तो निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय सामाजिक जीवन में, शिक्षा में वही लोग थे, संघ में नहीं, जो भी सार्वजनिक काम शुरू हुआ वो शुरू तो आप 25 में हुए थे, 1925 में, हाँ। ऑलमोस्ट 100 साल हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे, जितने भी आप प्रांत क्षेत्र स्तर तक आइए, बहुत सारे लोग अलग अलग समाज के सब, क्योंकि संघ का इतना विस्तार अन्यथा होता ही नहीं अगर सारे लोग नहीं आते तो। और आपके हिसाब से सुनील अंबेडकर जी, कितना वक्त और लगेगा कि संघ का सरसंघ चालक कोई ऐसा शख्स हो जो कि नागपुर का ब्राह्मण या फिर ठाकुर ना हो? संघ में जिस तरीके से, मतलब संघ एक, जैसे आजकल सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल एक तुरंत फटाफट रिप्रेजेंटेशंस की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके भी क्या क्या परिणाम होते हैं सब लोग देखते हैं। संघ थोड़ा स्लो जरूर चलता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि संघ की प्रक्रिया अच्छी है, जो बिल्कुल समाज में संघ के अंदर कोई जाति की लिस्ट नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने। उन्होंने भी कहा था कि थोड़ी प्रक्रिया स्लो है। हम मानते हैं कि ये प्रक्रिया शायद आपको लग रही होगी, या मानते हैं कि समाज में, क्योंकि ये समय लग रहा हो, लेकिन नेचुरल तरीके से मुझे लगता है कि जो भी जुड़ते चले जा रहे हैं समाज में, एक अभिसरण बहुत अच्छे से हो रहा है। यही वो कमरा है जहाँ पर संघ की पहली मीटिंग हुई थी 1925 में हुई थी डॉक्टर जी ने, और ये यहाँ सूची भी है जो लोग उस पहली बैठक में उपस्थित थे। पर थे तो ओरिजिनली कांग्रेस ही पहले। हाँ, तो कांग्रेस में ही थे। हाँ, कांग्रेस में थे, रिवॉल्यूशनरी में भी थे, अनुशीलन समिति तक पहुंचे थे, और भी कई प्रकार के जितने भी काम चलते थे यहाँ पर स्थानीय रूप में, उन सभी कामों से उनका संबंध था डॉक्टर जी का। अपडेट फटाफट अंदाज में, और हर खबर पर शॉर्ट अपडेट्स भी, कभी भी कहीं भी। देखें 4 टीवी न्यूज चैनल्स लाइव बस एक स्वाइप में। पढ़ें न्यूज बिना डेटा कनेक्शन के भी, और करें अपनी खबरें पर्सनलाइज्ड अपने अनुसार। आज ही डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप, जो है पहले से और भी लाइटर और फास्टर, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज ऐप। दोस्तों, आ रहा है साहित्य आज तक। 1 से 3 नवंबर IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, न्यू दिल्ली। जाने माने कलाकारों और लेखकों से होगी आपकी गुफ्तगू। आइएगा जरूर, हमें आपका इंतजार रहेगा। मुफ्त रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन करें www.aajtak.in/साहित्य या फिर 8512007007 पर मिस्ड कॉल दें। सिर्फ देखो नहीं, खेलो भी। बनाओ अपनी टीम, खेलो अपना खेल। लॉग ऑन कीजिए aajtak11.in पर। Shami's perfect Yorker key. मनदीप की मैजिकल बाउंड्री इसकी। Andrew Ty के हर विकेट की। And Vikrant's perfect match analysis. सिर्फ आज तक मोबाइल ऐप पर। Download the app now. Aaj Tak, such a thrill. चचा, माथा ना करो भारी, एग्जाम में जीती या हारी, जांचो बचवा की तैयारी, देखो दी लल्लन टॉप क्विज शो। शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ तेज पर। वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। कहानियां तो बहुत पढ़ी होंगी आपने। अंबेडकर जी, आप इस वक्त ABVP भी चलाते हैं। ABVP देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ये आपका कॉलेज है, ये साइंस कॉलेज? BSc MSc इसी में किया हूँ। अच्छा, नागपुर 85 to 90। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ABVP का बहुत जोर है कि जो करिकुलम है कॉलेजेस में जी,
उसको चेंज किया जाए। कुछ लोग कहेंगे कि आप हिंदुआइजेशन या आरएसएसाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप लोग धक्का लगा रहे हैं। जो विद्यार्थियों को जीवन में काम आए ऐसी शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक देश के बारे में वो जानना चाहते हैं, अगर देश के, जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं कि सबसे बहुत बढ़िया, अभी इंस्टीट्यूट के ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब आप ही के एबीवीपी वाले हैं? सारे के सारे? सारे, हाँ। कितने मेंबर्स होंगे इस कॉलेज में एबीवीपी के? इसमें लगभग 400 से ऊपर नंबर इस कॉलेज के अंदर। आपने वैसे काफ़ी घोड़े खोल रखे थे कि जेएनयू में किसी तरीके से जीत हो जाए, लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है लास्ट वॉल ऑफ कम्युनिज्म। लेकिन होगा, जेएनयू में भी चेंज होगा, बहुत जल्दी चेंज होगा। तो हार जाते हो आप लोग वहाँ जाके? नहीं, वहाँ पहले भी जीते भी हैं। ऐसा कुछ तो नहीं जीतते। तो वहाँ देखना चाहिए कि पूरा देश वहाँ से आ रहा है, जेएनयू में क्यों ऐसा हो रहा है। तो स्पेशली आप लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या प्रोफेसर्स वहाँ के करते हैं, वहाँ क्या उन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा है। जैसे जादवपुर में किया कि भाई आप भाषण भी नहीं देने देते, कोई लेक्चर भी नहीं रखने देते। तो ये जो उन लोगों का इस तरह का माहौल है, उससे भी कुछ, उसके भी कुछ कारण है उसमें। सर, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था जी, ये था कि बार बार संघ के लोग, संघ की सोच से जुड़े लोग कहते हैं कि हिंदू समाज खतरे में, हिंदू समाज खतरे में। जानना चाहता हूँ कि जब ऐसे टाइम पे संघ का इतना वर्चस्व है, एक प्रचारक प्रधानमंत्री है, स्वयंसेवक तमाम भरे हुए हैं कैबिनेट में, ऊपर से लेके राष्ट्रपति से लेके नीचे तक, तो हिंदू समाज कहाँ खतरे में है? ये ऐसा जो एक विक्टिम प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, उसको क्यों प्रोपोगेट करता है? संघ, हिंदू समाज खतरे में ऐसा कोई स्लोगन संघ का नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। हिंदू समाज को मजबूत होने की ज़रूरत है और अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए संगठित होने की ज़रूरत है। देश की सुरक्षा के साथ निश्चित रूप से जो खतरा होता है, कभी आतंकवाद है, कभी नक्सलवाद है, तो उसमें देश के सभी लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। संघ ऐसा कभी नहीं बोलता ये खतरे में, विक्टिम मूड पे संघ काम नहीं करता। नहीं, क्योंकि जो चर्चा होती है उसमें लगता है ना, जैसे यहाँ पे आसाम में बहुत सारे माइनॉरिटीज आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन जब जाके एनआरसी की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखता है कि 19 लाख ही लोग हैं, तो वो जो पूरा कैंपेन था वो ध्वस्त हो जाता है। नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि इस पर तो सारे लोग बोल रहे हैं और इसके वेरिफिकेशन की बहुत सारी मांग उठ रही है, और मुझे लगता है कि इस पर वेरिफिकेशन भी होगा फिर से दोबारा, क्योंकि उसमें कई सारी कमियां रही हैं। एक जो आजकल संघ की बैठकों में चर्चा हो रही है वो ये कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, उनमें रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा खतरा है? जहाँ तक मुसलमानों के बारे में जब भी चर्चा आती है तो बहुत सारे लोग हैं कि जो इस मिट्टी के साथ जुड़कर आराम से देश के सामने काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ हैं जो हमेशा बाहर से ऐसा प्रयास करती रही है, और उसमें बहुत, जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे आतंकवाद अपने देश में, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद कैसे चलता, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है। तो वो सारी ज़रूर चिंताएं हैं। कुछ ऐसे लोग जो उनके सपोर्टर्स भी होते हैं, वो चिंता ज़रूर है। पर आज की तारीख में लोग कहेंगे कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है तो वो एक बैकलैश है, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल है। मुझे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पहली बात मैं बोलूँगा कि जो फ्रेमवर्क है ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, हम उसको, मतलब वो सही नहीं है अपने देश के लिए। जो लोग रिलीजियस नाम पर आतंकवाद दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं, ये कोई भारत में नहीं, ISIS में भी किया, बहुत सारी जगह पर हुआ है, तो वो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक तरीके से अपनी बात को फैलाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहते, तो निश्चित रूप से उसके कारण आतंकवाद की घटनाएं भी अपने देश में हुई है, तो उसके बारे में चिंता तो करनी पड़ेगी हर एक को। सुनील अंबेडकर जी, संघ का अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक हिंदू राष्ट्र। आपके हिसाब से इस वक्त मोदी सरकार के दूसरे टर्म के करीब साल को होने को है, कितना नज़दीक या कितना दूर है हम लोग हिंदू राष्ट्र के आपके ड्रीम से? ऐसा है कि सरकार अपना काम करेगी। मेजर है कि हिंदू राष्ट्र यहाँ है, मतलब नया बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, उसका रियलाइजेशन, उसका एक्सप्रेशन, ये बात है। और इसलिए उस दृष्टि से संघ निरंतर काम कर रहा है। ये काम तो सामाजिक काम है, ये कोई सरकार का काम नहीं है। पर हिंदू राष्ट्र कहाँ है? इंडिया तो एक सेक्युलर देश है जहाँ पे हिंदू राष्ट्र लगता है। हिंदू राष्ट्र इज सेक्युलर। जैसे आप हिंदू बोलते तो लगता है कि हिंदुइज्म कहीं नंबर 1 पे है और बाकी नहीं, ऐसा है, कहीं ना कहीं उससे इंफीरियर। क्या हुआ है, हम लोग उसी फ्रेम से देख रहे हैं। हिंदू को जब हम बोलते हैं तो दैट इज आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी। इसमें जैसे बाकी जगह होता है वैसे यहाँ नहीं है।
यहाँ तो हिंदू का मतलब ही होता है इंक्लूसिव, और सभी पाथ्स जितने भी पर हैं, उनका क्या, जो आपके इस आइडिया से अग्री नहीं करते, उनके लिए तो नहीं है हिंदू नहीं राष्ट्र? वो भी इसमें शामिल है। जो इस देश को, इस राष्ट्र को अपना मानते हैं, वो सब इसमें शामिल है। हाँ। कोई भी उसमें भेद नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं बदलाव तो हो ही रहा है। प्रचारक ऐसे इंटरव्यू देंगे, हम लोग रेशम बाग में आके डॉक्टर हेगडेवर की जो समाधि है उसके इर्द गिर्द शूट करेंगे, ऐसा पहले कहाँ पे होता था? नहीं, संघ तो हमेशा ओपन ही था। मुझे लगता है कि संघ के दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा ओपन थे। अच्छा, मीडिया के लिए इतनी ओपन नहीं? नहीं, अभी एक्चुअली मीडिया के, एकेडमिक और बहुत सारी जगह है, वहाँ के दरवाजे खिड़के संघ के लिए खुल रहे हैं। तो संघ हमेशा डिबेट और चर्चा के लिए हमेशा ओपन रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, हम फिर से आना चाहेंगे, दोबारा बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन सुनील अम्बेडकर जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, आप जुड़े हमारे साथ जब वी मेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साहित्य या फिर 8512007007 पर मिस्ड कॉल दें।